शांति का दान बख्शो आप। शांति का दान बख्शो मैं इसको उतारे रहा हूं इसीलिए ताकि हम जो ऐसे पढ़े। आ जाओ, हम जिस टॉपिक पे थे वो लास्ट टॉपिक है इसका, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, दैट इज अचीवमेंट्स। लिखो फटाफट लास्ट टॉपिक। ACHIEVEMENTS, achievements of agrarian reform। जो हमने अभी एग्रीरियन रिफॉर्म्स पढ़े वो तीन हमने रिफॉर्म्स पढ़े, एक टेक्निकल, फिर इंस्टीट्यूशनल और उसके बाद जनरल रिफॉर्म्स। उसकी अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये पेपर में आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अचीवमेंट्स ऑफ एग्रीरियन रिफॉर्म्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एग्रीरियन रिफॉर्म्स दोनों पढ़ेंगे हम। अचीवमेंट क्या थी उसकी और लिमिटेशंस क्या थी, मतलब फेलियर्स क्या थी। जो रिफॉर्म्स हमने अभी पढ़े, पीछे तीन रिफॉर्म्स पढ़े थे ना आप लोगों ने, कौन कौन से तीन रिफॉर्म पढ़े थे? एक टेक्निकल, दूसरा और तीसरा। कितने थे टेक्निकल के अंदर? बिना देखे बोल सकते हो, ऊपर पांचों के पांच। अरे यार, यूज ऑफ सारे इकट्ठे बोल दो, सारे इकट्ठे बोल दो बस। और चौथा पता क्या था? साइंटिफिक यूज ऑफ, और पांचवा था मैकेनाइज यूज ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है जी, 5 थे। उसके बाद हमने पढ़े इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, उसमें कोई बता सकते हैं हमने 4 पढ़े थे, 4 या 5 थे। सबसे पहला अबॉलिशमेंट ऑफ जमींदार सिस्टम। ओह वेरी गुड। उसके बाद ओके, उसके बाद ओके, उसके बाद जनरल रिफॉर्म पढ़े, वो 4 थे, पक्का मुझे याद है, 100% 4। कौन कौन से 4? ओ वेरी गुड। उसके बाद ओके, उसके बाद और लास्ट वाला था एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। तो ये हमने पढ़े थे, इसके 4 रिफॉर्म उसके और 5 उनके। अच्छा, उन रिफॉर्म्स का क्या फायदा हुआ, उनकी क्या अचीवमेंट्स थी, अब पढ़ेंगे हम द अचीवमेंट्स ऑफ एग्रीरियन रिफॉर्म्स। ठीक है जी। अचीवमेंट्स क्या थी, आ जाओ तो लिखो फटाफट जल्दी से। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके अंदर, पहले लिखो इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी इंट्रो लिख लो, फिर उसकी अचीवमेंट लिखते हैं। देखो, देयर हैज बीन a significant breakthrough. There has been a significant breakthrough in Indian agriculture due to these agrarian reforms. From a backward and stagnant sector of an economy, from a backward and stagnant sector of economy, stagnant मैंने ठहराव, जिसमें ठहराव हो, जिसमें विकास ना हो, STAGNANT, stagnant। From a backward and stagnant sector of Indian economy, the agriculture has become a developing sector. Has become a developing sector. इतना फायदा हुआ इस रिफॉर्म्स का, अभी तो और भी है। The breakthrough has been so important
has been so important that it has been termed as Green Revolution. The breakthrough has been so important that it has been termed as Green Revolution. एग्रेरियन रिफॉर्म्स को ही बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। पेपर में आएगा पक्का आपको ये। इतना जबरदस्त इफेक्ट पड़ा इस एग्रेरियन रिफॉर्म्स का कि उसी टाइम को बोला गया हरित क्रांति। जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हुई थी ये एग्रेरियन रिफॉर्म्स की बात हुई। ठीक है जी, अब आगे लिखेंगे इसके बारे में। और लिखो द टर्म ग्रीन रेफर्स टू द क्रॉप्स। The term green refers to the crops and revolution refers to the spurt, S-P-U-R-T, R साइलेंट S के अंदर स्पर्ट पढ़ते हैं इसको। refers to the spurt, S-P-U-R-T, R साइलेंट रखना, स्पर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते हुए स्पर्ट, लिखने में स्पर्ट। फाइन, ठीक है जी, मैं लिखवाता हूँ, वो लिखवा रहा हूँ। द टर्म ग्रीन रेफर्स टू द क्रॉप एंड द टर्म रेवोल्यूशन रेफर टू द स्पर्ट। अब देखो क्या होता है, टुगेदर दिस टर्म मीन्स स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब था, ग्रीन मैंने क्रॉप, ग्रीन से मतलब फसल से, और रेवोल्यूशन से मैंने स्पर्ट इन प्रोडक्शन। स्पर्ट का मतलब होता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो जब हम दोनों को जोड़ देते थे तो बना ग्रीन रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन वो क्रांति नहीं थी, वो वाली क्रांति जो हम कहते हैं ना कि झंडे उठा के आगे चलने वाली, वो क्रांति नहीं थी। ये क्रांति से मतलब था, रेवोल्यूशन से मतलब था स्पर्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, और ग्रीन से मतलब था क्रॉप इटसेल्फ। ठीक है जी, यानी फसल का बढ़ना, फसल की प्रोडक्शन को बढ़ने को कहा गया था ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, चलो आगे लिखो फटाफट। इट स्टार्टेड हैपनिंग इन इंडिया इन 1967 and 68. It started happening in India in 1967 and 68. 67 and 68, ठीक है जी। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, कब आया? 1967 and 68। इसके अंदर लिखो इन दैट ईयर इटसेल्फ द फूड ग्रेन प्रोडक्शन increased by nearly 25%. By nearly 25%, and India become self-sufficient in the production of food grains. 25%. And India become self-sufficient in the production of the food grain. कहाँ पे? इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। इसी में आगे लिखो ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज मार्क्ड इन 2 different phases. ये 2 फेज में पड़ेगी ग्रीन रेवोल्यूशन। फेज 1 इन 2 different phases, 2 different फेज के अंदर। फेज 1 इज mid 60 to mid 70. The phase 1 is mid 60 to mid 70, and the phase 2
is mid 70 to mid 80. Mid 60 to mid 70 and phase 2 is mid 70 to mid 80. दो फेज में आई थी ग्रीन रेवोल्यूशन, एक साथ नहीं हुई थी, दो फेज में हुई थी। पहला मिड 60 टू मिड 70, यहां पे सिर्फ उन्हीं क्रॉप्स के ऊपर जोर दिया गया जो हमारे खाने के लिए जरूरी है, जैसे कि आटा, दाल, चीनी, चावल वाले काम, ठीक है। और यहां फिर सारी क्रॉप्स के ऊपर और सारे देश के अंदर, यहां सिर्फ हरियाणा, पंजाब और इस ये नॉर्थ साइड को लिया गया था, और यहां पूरे देश को लिया गया। लिखो, आप लिखो, ड्यूरिंग दिस फेज, ड्यूरिंग दिस फर्स्ट फेज, ड्यूरिंग दिस फर्स्ट फेज, the green revolution was restricted largely during this phase the green revolution was restricted largely to wheat and rice, growing regions in the country, growing regions of the country. These include Punjab, Haryana, पर ये हरियाणा लिखना नहीं चाहिए था, हरियाणा उस टाइम था नहीं, गलत कर रहा है। हरियाणा मत लिखना आप यार, क्योंकि हरियाणा उस टाइम तो था ही नहीं, हरियाणा तो बाद में पड़ा। तो देखो, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, चावल वाली जगह जहां चावल ज्यादा होते हैं और कनक ज्यादा होती है। तो पंजाब में कनक हो गई, पंजाब हरियाणा एक ही था तब, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चावल हो गए, ठीक है जी। पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है, 3 लिखो, हरियाणा मत लिखना आप। फिर फेज 2, during this phase the impact of green revolution has covered almost all the areas of the country. The impact of green revolution has covered ऑलमोस्ट ऑल द एरिया ऑफ द कंट्री, पूरे देश में फैल गया। ओके, ये इंट्रोडक्शन थी। दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। यानी सुनो मेरी बात, पेपर में आएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, तो क्वेश्चन जब पेपर में आए तो आपको लिखना क्या, मैं समझाता हूं। अभी हमने क्या किया, हमने कहा व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ या अचीवमेंट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स। हमने कहा इतना जबरदस्त इम्पैक्ट था कि देश में हरित क्रांति आ गई। 1967-68 के अंदर ये स्टार्ट हुई, और उसी साल इटसेल्फ हिंदुस्तान के अंदर जो फूड प्रोडक्शन थी वो 25% से बढ़ गई, और इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया। जिसे पहले अनाज मंगवाना पड़ता था, वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया खुद के फूड क्रॉप्स के अंदर। लेकिन ये दो तरह से हुई, एक फेज 1 के अंदर जो मिड 60 से मिड 70 में चला, वो सिर्फ उन कंट्रीज के अंदर, मतलब उन स्टेट्स के अंदर जहां पे आटा और राइस, जहां पे व्हीट और राइस उगते हो, गेहूं और चावल। और वो 3 कौन कौन से स्टेट थे मेन, एक पंजाब, एक आंध्र प्रदेश, एक तमिलनाडु। और फिर उसके बाद मिड 70 से मिड 80 में पूरे देश में फैल गया। ये पूरे देश को इसने कवर कर लिया, ठीक है। ये छोटा सा जो है इंट्रोडक्शन आपको लिखना पड़ेगा रिगार्डिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है जी। इसको आपको लिखना होगा रिगार्डिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। अब लिखो इसके फीचर्स, लिखो फीचर्स हुआ क्या। पहला फीचर लिखो, नंबर 1, आप पहली अचीवमेंट लिख रहे हो, आप फर्स्ट अचीवमेंट ऑन करोगे, लिखो फर्स्ट अचीवमेंट, नंबर 1 अचीवमेंट। सबसे पहली वही अचीवमेंट जो आपने पढ़ी उसी को लिखो।
स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन, स्पर्ट नहीं पढ़ना, स्पर्ट पढ़ना, SPUT लिखने में आ रहा है इन क्रॉप प्रोडक्शन। इसका मतलब होता है हिंदी में उछाल, उछाल, बढ़ जाना, ठीक है। स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन। लिखो देयर हैज बीन, इसके अंदर लिखो आप सबसे पहले पॉइंट में, देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल जंप, देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल जंप इन क्रॉप प्रोडक्शन। सब्सटेंशियल जंप मतलब सीरियस जंप, SUBSTANTIAL। देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल जंप, देखो SUBSTANTIAL। क्या है? लिखो देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल जंप इन क्रॉप प्रोडक्शन। The production of wheat, the production of wheat was estimated at 3,408 kg, 3,408 kg per hectare in 2018-19 compared to 660 kg per hectare in 1951. 660 kg per hectare in 1951। यानी 1 हेक्टेयर जगह से सिर्फ 660 किलो गेहूं निकलता था पहले, जो अब कितना निकलता है 3,408 kg, 3,408 किलो। ये फायदा हुआ किसका? एग्रेरियन रिफॉर्म्स का। एक जगह से जहां से सिर्फ 660 किलो, 1 हेक्टेयर जगह से हम 660 किलो गेहूं पैदा कर पाते थे, अब हम करते हैं 3,408 किलो। इतना जबरदस्त उछाल आया व्हेन इट्स कम टू द क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। और लिखो आगे, फॉर राइस, राइस के लिए लिखो फॉर राइस इट इज 2,665 kg पर हेक्टर, 2,665 kg per hectare in 2018 and 19 as compared to 665 kg per hectare in 1951. 665 kg per hectare in 1951। अगर राइस की बात करें तो आज 1 एकड़ जगह से जो राइस बनता है, जो प्रोड्यूस होता है, वो है 2,665 kg, जो पहले कितना था 665 किलो 1951 के अंदर। फाइन। फॉर मेज, मेज के बारे में भी लिखो, मक्की के बारे में। फॉर मेज इट इज 1,114 kg पर हेक्टर, 114 kg पर हेक्टर in 2018-19 compared to 704 kg per hectare in 1951, compared to 704 kg। तो फिर एक टेबल सा बन जाएगा, यहां पे बना सकते हो आप, ये वीट, राइस और मेज प्रोडक्शन पर हेक्टर इन 2018 एंड 19, और सामने लिख लो
प्रोडक्शन पर हेक्टर इन 1951। क्या हो रहा है लाइट को ये आपका पढ़ा दो विनोद। ठीक है जी, ये लिखो वीट 3408 केजी, पहले कितना था ये 660 किलो। राइस लिखो, राइस कितना है हमारे पास, राइस कितना है 2665 केजी, और यहाँ कितना था 665। मेज कितना है 1114, और पहले कितना था 704। तो आप ऐसा टेबल बना सकते हो, ये टेबल है प्रोडक्शन का, क्रॉप प्रोडक्शन का। लो ये टेबल बना सकते हो आप। ये पूरा जो आपने लिखा वो इस टेबल में आ गया आपका। अभी वीट जो है 3408 किलो है, पहले 660 किलो था। राइस 2665, पहले 665 था। मेज 1114, पहले 704। ठीक है जी, ये हो गया। ये इफेक्ट पड़ा हमारा किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का, मतलब अचीवमेंट्स ऑफ एग्रीरियन रिफॉर्म में पहला इफेक्ट ये पड़ा। स्पॉट इन क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब उछाल आया, बहुत जबरदस्त उछाल आया, प्रोडक्शन के अंदर बहुत जबरदस्त उछाल आया भाई। ये पहला पॉइंट हो गया। आ जाओ पॉइंट नंबर 2। आप पॉइंट नंबर 2 लिखे। पॉइंट नंबर 2, लिखो सब्सटेंशियल, SUBSTANPIAL, सब्सटेंशियल राइस इन एकरेज। एकरेज मतलब एकड़ के हिसाब से, या कह सकते हैं इसको शॉर्ट में एरिया अंडर कल्टीवेशन, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अगर आप ये वर्ड नहीं समझते एकरेज, तो आप ऐसे लिख सकते हो सब्सटेंशियल राइस इन एरिया अंडर कल्टीवेशन। ये लिख लो आप, ये लिख सकते हो आप सब्सटेंशियल राइस इन एरिया अंडर कल्टीवेशन। ये दूसरी बड़ी बात हुई। ठीक है जी, तो लिखो इसके अंदर HYV टेक्नोलॉजी, HYV टेक्नोलॉजी has significantly reduced the time between sowing and harvesting of the crop. सोइंग मैंने उगाना जिस दिन उगाई, और हार्वेस्टिंग जिस दिन काटी। ऑफ द क्रॉप। फिर लिखो, इसमें आ गई यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, use of chemical fertilizers has also reduced the time and eliminated the need of leaving the land uncultivated for some time. So that it regains its fertility. In 1950-51, the area under cultivation was, in 1950-51, the area under cultivation was 13 crore hectare. 13 करोड़।
In 1950-51, the area under cultivation was 13 crore hectare, which is now almost 19 crore. ठीक है जी, ये दूसरा फायदा हुआ, ये दूसरा बेनिफिट हुआ, सब्सटेंशियल राइज इन एकरेज मींस एरिया अंडर कल्टीवेशन। अब देखो यहां पे एक पॉइंट आया, बीच में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नोट किया हो तो मैंने 2 पॉइंट यहां पे लिखवाए हैं, ठीक है, 2 पॉइंट हमने यहां पे लिखवाए हैं। एक तो ये कि HY सीड्स की वजह से क्या हुआ, जरा पढ़ोगे मेरे सामने, दोबारा पढ़ोगे, क्या हुआ? ये जो हमने हाई क्वालिटी सीड्स जो यूज करने स्टार्ट किए, इससे फसल जल्दी हो जाती है, यानी जो पहले फसल उगाना और फसल काटने का जो टाइम पीरियड था वो कम हो गया, उससे फायदा क्या हुआ? जो थोड़ा टाइम मिल गया, ठीक है। अच्छा दूसरा, अगला पॉइंट, पहले किसान क्या करता था कि मतलब एक फसल उगाई, फसल उगाने के बाद कुछ टाइम के लिए छोड़ देते थे, जमीन को खाली छोड़ देते थे ताकि वो रीगेन कर ले अपनी फर्टिलिटी। उसके बाद उसमें कुछ टाइम के बाद फिर से, जैसे पहले कनक की फसल उगाई तो कुछ टाइम छोड़ने के बाद उसके अंदर फिर क्या लगाते थे, जीरी, मतलब तो ये क्या बोलते हैं उसको, चावल। अब जो है ये सिस्टम हट गया बिकॉज ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड ऑल दैट। अब साथ के साथ ही है, इधर कनक काटी और उसके 2 दिन 4 दिन के बाद स्टार्ट कर दिया, वो टाइम गैप जो है वो हट गया। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये सारा कुछ फायदा क्या हुआ, ये सब करने से क्या फायदा हुआ कि एक ही साल में अब वो 3 क्रॉप करने लगे। पहले किसान 1 क्रॉप करता था एक साल के अंदर, एक फसल अच्छे से, फिर 2 पे आया, अब ऑलमोस्ट 3 क्रॉप कर लेता है किसान एक साल के अंदर। एक साल में 3 बार उसी जगह से फसल निकाल दी जाती है, ऐसा किया जाता है, ठीक है जी। तो लो आगे चलो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, शिफ्ट फ्रॉम subsistence farming to commercial farming। shift from subsistence farming मतलब आजीविका के लिए SUBSIS subsistence farming to commercial farming। लो ये भी एक काम हुआ जी, ये तीसरा काम हुआ, ठीक है। तो लिखो फटाफट जल्दी से, लिखो राइज इन द आउटपुट, लिखो राइज इन द आउटपुट, राइज इन द आउटपुट। पहले वाले पॉइंट में क्या हुआ था, आउटपुट बढ़ गई थी, तो लिखो राइज इन द आउटपुट एंड rise in the area of cultivation, rise in the output and rise in the area of cultivation has started generating marketable surplus, has started generating marketable surplus, which has promoted the farmer, has started generating marketable surplus, which has promoted the farmer, which has promoted the farmer to shift from, which has promoted the farmer to shift from subsistence farming to commercial farming। And it's a sign of growth and development. And it's a sign of growth and development। अब यहां क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटेबल सरप्लस। तो आप लिख लो छोटी सी डेफिनेशन, ये होता क्या है। इट इज अ साइन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
नाउ यहां लिखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटेबल सरप्लस. इट रेफर्स टू, यहां लिखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटेबल सरप्लस. एक नया वर्ड आया ना, उसको अंडरलाइन करके लिख लो, एक नंबर में आ सकता है. लिखो इट रेफर्स टू सरप्लस ऑफ फार्मर्स आउटपुट surplus of farmers output over and above his on farm consumption. His on consumption. Farm हटा दो please. His on consumption. ठीक है जी. यानी बेचने के लिए सामान का बच जाना. पहले किसान उगाता था अपने खाने के लिए, लेकिन ये दो काम जो हमने किए ना, पहला पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2. देखो पॉइंट नंबर 1 के अंदर क्या हुआ, एक मिनट. पॉइंट नंबर 1 में क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गई. पॉइंट नंबर 2 में क्या हुआ, एरिया बढ़ गया. ये दो काम करने से क्या हुआ, किसान के पास क्या आ गया, मार्केटेबल सरप्लस आ गया. मतलब अब अपने खाने के अलावा भी वो सामान को बेच सकता था. उससे क्या हुआ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये तीसरा पॉइंट हुआ. ठीक है जी. आ जाओ पॉइंट नंबर 4, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक. बस एक और है, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक. चेंज इन फार्मर्स आउटलुक. देखो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, commercialization of agriculture has caused a change in outlook of a farmer. Caused a change in outlook of the farmer. Farmer is no longer viewed देखना. Farmer is no longer viewed as a source of subsistence. फार्मर की बात हो रही. फार्मर की आउटलुक वही है जो कमा के खाता है ना. पहले हम किसान को क्या मानते थे, बस कमा के खाने वाला. अब हम क्या मानते हैं कि ये भी बिजनेस कर सकता है. तो लिखो फार्मर इज नो लॉन्गर व्यूड एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस, बट इट इज कंसिडर्ड एज अ कमर्शियल वेंचर. कमर्शियल वेंचर बताओ, उसको एज अ बिजनेसमैन देखने लगे. फार्मर की आउटलुक भी चेंज हो गई. ठीक है, बस इतना से लिखो. और लास्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर, आखिरी पॉइंट, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. Due to green revolution and all the above achievements, India becomes self-sufficient in food grain production. Self-sufficient in food grain production, and India has started maintaining buffer stock of food grains. Maintaining buffer stock of food grains.
अब बफर स्टॉक क्या होता है मालूम है आपको? बचा के रखना, जो भी कभी अकाल पड़ जाए या कभी देश में लड़ाई लग जाए उसके अंदर उसको यूज किया जाता है बफर स्टॉक। मतलब इतना अनाज हमारे पास आ जाए कि हम बफर स्टॉक भी मेंटेन कर सकते हैं, और पहले हमें अनाज मंगवाना पड़ता था। ठीक है जी, यहां तक कहानी खत्म हो गई। आ जाओ अभी खत्म करें लास्ट, इसको लिखो लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जल्दी से। अचीवमेंट्स तो हो गई, अब लिमिटेशन कर लो। लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, लिखो फटाफट जल्दी से। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसी में है, इसी की लिमिटेशन, जो अचीवमेंट लिखी है ना इसी की लिमिटेशन लिखो। इन केस ऑफ वीट, इन केस ऑफ वीट per hectare production in India, in case of wheat, per hectare production in India was 3.4 ton. Production in India was 3.4 ton as compared to 6.5 ton in China, as compared to 6.5 ton in China and 9 ton in UK. In case of wheat, अगले पैरा में आ जाओ, नेक्स्ट पैराग्राफ में। इन केस ऑफ वीट, सॉरी राइस, पहले वीट लिखा है। इन केस ऑफ राइस, in case of rice per hectare production in India was 2.4 ton, was 2.4 ton, 2.4 ton as 6.8 ton in China. मतलब पहले तो बता दिया अचीवमेंट, अब वो बता रहा है लिमिटेशन। बेशक हमने अचीव किया, हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई, हमारे फार्मर की आउटलुक चेंज हो गई, हमारे पास कमर्शियल फार्मिंग हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी इनफ नहीं था, अभी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। और लिमिटेशन ये है कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन की बात करें तो हम अभी भी 3.4 टन पे हैं वीट के अंदर, और राइस के अंदर हम किस पे हैं? 2.4 टन पे, एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है जी, आ जाओ। सबसे पहले लिखो लिमिटेशन नंबर 1। द फर्स्ट लिमिटेशन इज, सॉरी बस एक चाइना का ही है सर, वैसे हमने बना रखा है एक टेबल, शुरू में बनाया था एक टेबल, आप वो लगा सकते हैं आप। ठीक है जी, लिखो पहली लिमिटेशन, द फर्स्ट लिमिटेशन इज लिमिटेड क्रॉप्स। लिखो द ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प, the green revolution helped in rise in production, in rise of production for mainly food crops only, for mainly food crops. There has been no similar rise, there has been no similar rise in the production of commercial crops. There has been no similar rise in the production of commercial crops. ठीक है जी, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन ने इफेक्ट तो किया, लेकिन बहुत लिमिटेड क्रॉप्स के ऊपर, सभी क्रॉप पे इफेक्ट नहीं किया। उन्हीं चीजों को धक्का दे दिया गया जो हमारी फूड ग्रेन्स थी, जैसे कि वीट और राइस और पल्सेस। बाकी चीजों को, कॉटन हुई, कॉफी हुई, जूट हुई, इनको हमने धक्का नहीं दिया, ये वहीं के वहीं रह गए जहां पे थे। ये पहली लिमिटेशन। ठीक है जी, चलो इसी को आगे कल कंटिन्यू करेंगे, कल अब इसमें कुछ करेंगे। ठीक है जी, बस छोड़ दो।
बहुत मुश्किल है। टाइम